नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। मित्रों, जब हम बौद्ध सम्राट का नाम लेते हैं तो उनमें सबसे पहले महान चक्रवर्ती सम्राट अशोका, सम्राट कनिष्क, सम्राट मिलिंद, सम्राट हर्षवर्धन इनके नाम आते हैं। लेकिन आज हम जिस सम्राट के बारे में बात करने वाले हैं उसे भी पूरी दुनिया जानती है। वो भी एक बौद्ध सम्राट ही था। उसने दुनिया के 20% क्षेत्र पर राज किया हुआ है। चंगेज खान 12वीं शताब्दी का मंगोल सम्राट था। उन्होंने मंगोलिया में सभी जनजातियों को एकजुट किया और मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। उनका असली नाम तेमुजिन बोरजिगिन था। अद्यापि पश्चिमी इतिहासकारों ने चंगेज खान को एक रक्तहीन क्रूर कर्म जगजेता के रूप में वर्णित किया है, लेकिन मंगोलिया में उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त है। चंगेज खान को दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सफल शासकों में से माना जाता है। इसी चंगेज खान के पोते कुबलई खान बाद में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट बन गए थे। उन्होंने दिए प्रोत्साहन के कारण बौद्ध धर्म चीन का राजकीय धर्म बन गया। आज इसी कुबलई खान के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। नए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नए चैनल की लिंक ऊपर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। तो मंगोलिया में खान का मतलब शासक होता है। कुबलई खान मंगोल साम्राज्य का 5वां सबसे बड़ा खान शासक था। इसने सभी चीन को मंगोल शासन के अधीन कर दिया था। उसने 1289 से 1297 तक शासन किया। वह पूर्वी एशिया में युवान राजवंश के संस्थापक थे। उसका राज्य प्रशांत महासागर से उराल तक और साइबेरिया से वर्तमान अफगानिस्तान तक विस्तारित हुआ, जो दुनिया की आबादी का लगभग 20% है। 13वीं शताब्दी में मंगोल काल के दौरान चीन में बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया गया था। यह तिब्बत से आए लामाओं का बौद्ध धर्म था। कुबलई खान न केवल पराक्रमी व्यक्ति थे, बल्कि राजनीति और धर्म के साथ साथ तत्वज्ञान में भी गहरी रुचि रखते थे। उस समय विभिन्न धर्म मंगोल सम्राटों को आकर्षित करने के लिए लड़ रहे थे। देवताओं के अस्तित्व के ऊपर ही विवाद चल रहा था। बौद्ध लोग ईश्वर को मानते नहीं थे, इस वजह से उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया था। ईसा वर्ष 1255 में दूसरा सम्मेलन काराकोरम में आयोजित किया गया था। इसमें बौद्धों की ओर से शाओलिन की हुयू ने भाग लिया था। उस बहस में ताओ हार गया था। मंगकू खान ने एक शाही फरमान जारी किया कि बौद्धों की संपत्ति बौद्धों को वापस कर दी जाए, लेकिन उन्होंने संपत्ति वापस नहीं की। तो अगले वर्ष दूसरे सम्मेलन 1256 में हुआ था, लेकिन ताओ लोग सम्मेलन में भाग लेने नहीं आए। मंगकू खान ने घोषणा की कि ताओ के अनुपस्थिति का मतलब उनके हार को स्वीकार करना होगा और बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता को स्वीकार करना होगा। ताओ के आग्रह पर धर्म की चर्चा करने के लिए एक और परिषद बुलाई गई थी। मंगकू खान अब ऐसे सम्मेलनों से थक चुका था। उन्होंने सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने छोटे भाई कुबलई खान को भेजा। सम्मेलन में 300 बौद्ध भिक्षु और 200 ताओवादियों ने भाग लिया था। बौद्ध पक्ष में पश्चिम से एक राजकुमार शाओलिंच नाम और तिब्बती भिक्षु फेंगपा ने भाग लिया था। फेंगपा केवल 19 वर्ष का था, लेकिन वह इतना प्रभावशाली था कि उसने सभी परिषदों को अकेले जीता। फेंगपा की अचूक बयानबाजी और उनके धर्म के समझने के शैली के कारण बौद्धों ने सम्मेलन जीता था। ताओवादियों को पराजित किया गया था और उनके 17 नेताओं को बौद्ध भिक्षु बनने के लिए शेर के बाल कलम करने पड़े थे। बौद्धों ने अपने 337 धार्मिक स्थलों को पुनः प्राप्त किया था। कुबलई खान ने खुद बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। बौद्धों की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए बौद्धों को बदनाम करने वाले ताओ के सभी ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया था। 1260 ईसा में फेंगपा को राजगुरु के रूप में नियुक्त किया गया था। कुबलई खान के मंगोल साम्राज्य के सभी बौद्धों के प्रमुख के रूप में फेंगपा को मुखिया के तौर पर मान्यता दी गई। उसके बाद कुबलई खान ने तिब्बत के साथ एक विशेष संबंध जोड़ा और तब से तिब्बत भिक्षु चीन में धर्म प्रचार करने के लिए गए हैं। चीनी त्रिपिटक को कुबलई खान के आदेश के अनुसार 1287 में संकलित और मुद्रित किया गया था। सभी चीनी बौद्ध ग्रंथों को तिब्बती ग्रंथों के अनुकूल बनाया गया और उनके संस्कृत नाम चीनी ग्रंथों को दिए गए। कुबलई खान ने उस समय दुनिया के अधिकांश लोगों पर शासन किया। उसने मंगोलों के बर्बरता के निशान को मिटा दिया था। मार्को पोलो वेनिस गणराज्य के एक शौकिया साहसी प्रवासी था। मंगोल साम्राज्य के दौरान चीन का दौरा किया था। अपने देश लौटते समय भारत और अन्य एशिया देशों और अरब का अनुभव करने के बाद वेनिस लौट आया। जब वह वेनिस पहुंचे तो उन्होंने यूरोप में अपने कारनामों का वर्णन किया था। उन्होंने अपनी यात्राओं में कई किताबें लिखी। अपने यात्रा वृत्तांत में मार्को पोलो ने कुबलई खान को बौद्ध बताया था। विभिन्न भाषाओं के मार्को के ज्ञान, उनकी समझ और यात्रा की जानकारी से प्रभावित होकर
कुबलई खान ने मार्को को एक सरकारी नौकरी पर रखा था। 17 साल तक चीन में रहे मार्को 1295 में वेनिस लौट आए। वह 1275 से 1292 तक चीन में थे। वे कहते हैं कुबलई खान ने बूढ़े शिक्षित लोगों के लिए, बेसहारा बच्चों के लिए, बेघर लोगों के लिए और बीमार लोगों के लिए सहायता केंद्र स्थापित किए थे। कुबलई खान हर दिन 30,000 गरीब लोगों को दान दिया करते थे। कुबलई खान के शासनकाल के दौरान भगवान बुद्ध की अस्थियों को श्रीलंका से चीन ले जाया गया था। कुबलई खान ने खुद उन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ स्वीकार किया था। मंगोल वंश का अंत 1368 में हुआ था, लेकिन मंगोलिया में बुद्ध धर्म समाप्त नहीं हुआ। मंगोलिया में अभी भी एक बड़ी बौद्ध आबादी है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ इस वीडियो को साझा करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। नए वाले चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के मेंबरशिप जरूर लें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।